नमस्कार, मैं हूं सौरभ सक्सेना। आप देख रहे हैं मेरे साथ पांच की बात में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की 5 बड़ी खबरों पे। सबसे पहले हम बात करेंगे सुशांत केस की, जिसमें नया मोड़ आ गया है। बता दें, रिया ने एनसीबी की पूछताछ जहां चल रही है, वही रिया ने सुशांत की बहन पर केस दर्ज करवा दिया है। तो वही बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी की ही आईटी सेल पे हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के फर्जी अकाउंट बनाकर उन पर हमले हो रहे हैं। वहीं दिल्ली विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र 14 सितंबर को होगा। वहीं जीएसटी को लेकर अलग अलग राज्यों की जहां केंद्र से मांग है, वहीं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार पे हमला बोला है और कहा है कि अगर उनके पास नहीं है तो हम कहां से लाएं। और आखिरी में बात होगी रक्षा क्षेत्र की, जहां उड़ीसा स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को बड़ी कामयाबी मिली है। जी हां, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर 5 बजे की 5 बड़ी खबरें देख रहे हैं। सुशांत सिंह के मामले में नया मोड़ आ गया है। सुशांत की बहन पर सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने केस दर्ज करवा दिया है। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी, जो खुद बीजेपी से नेता हैं, एक बार फिर से आक्रामक हो गए हैं बीजेपी के ही खिलाफ। उनका कहना है कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है और बीजेपी की है जो साइबर सेल है, उसी के फर्जी अकाउंट से बना के सुब्रमण्यम स्वामी की छवि को खराब किया जा रहा है। तो 5 की बात में सबसे पहले बात होगी सुशांत केस की, जिसमें अब एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन पर ही केस दर्ज करवा दिया है। जी हां, रिया चक्रवर्ती ने धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया है। रिया का आरोप है कि फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बनाने को लेकर ये पूरा का पूरा केस दर्ज करवाया गया है। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टर तरुण सिंह समेत अन्य लोगों के खिलाफ भी रिया ने केस दर्ज करवाया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन पर ही ये केस दर्ज करवा दिया है। धोखाधड़ी का आरोप लगाया है रिया चक्रवर्ती ने। रिया चक्रवर्ती के जो रिश्ते हैं वो पहले से ही सुशांत के परिवार के साथ अच्छे नहीं रहे हैं। इस बात का जिक्र भी बराबर मिलता रहा है। कहा जाता है कि सुशांत का जो परिवार है वो रिया को पसंद नहीं करता था। बता दें, 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत को उनकी बहन प्रियंका सिंह ने राम मनोहर हॉस्पिटल के डॉक्टर तरुण सिंह से फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन भेजा था। उस प्रिस्क्रिप्शन में उन दवाओं का जिक्र था जो NCDPS एक्ट के तहत आता है और इसकी मनाही है। तो अब इस पूरे मामले में रिया जहां उनसे पूछताछ हो रही है, वहीं अब वो सुशांत के परिवार पर आक्रामक हो गई हैं। उन सुशांत की बहन पे उन्होंने FIR दर्ज करवाई, धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी कब होगी, यह भी अहम सवाल है। और इसी बीच इस केस में एक अहम मोड़ आ जाता है, क्योंकि एनसीबी रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ कर रही है और उस दौर में यह केस थोड़ा सा घूमा है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका पर ही फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बनाने का आरोप लगाया और केस दर्ज करवाया। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टर तरुण कुमार समेत कई लोगों पे रिया चक्रवर्ती ने केस दर्ज करवाया है। अब बात होगी कंगना रनौत की, जो सुशांत सिंह जो पूरा केस है इसमें बराबर मुखर रही हैं। शिवसेना से उन्होंने पंगा लिया, अब उनको इनाम भी मिल चुका है। शिवसेना से पंगा लेने के बाद कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह सुरक्षा दी है। अभिनेत्री कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंगना रनौत को यह सुरक्षा दी है। 2 कमांडो समेत 11 जवान वाई श्रेणी में शामिल होंगे। 9 सितंबर को मुंबई पहुंचेंगी कंगना रनौत और जब वो मुंबई पहुंचेंगी तो उनको एयरपोर्ट से ही ये जो सिक्योरिटी है वो मिल जाएगी। मुंबई एयरपोर्ट पर उतरते ही उनके साथ सुरक्षाकर्मी मौजूद होंगे। तो फिर शिवसेना से पंगा उन्होंने लिया, उसका इनाम अब उनको मिल चुका है। तो कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल चुकी है। अब उन्होंने ट्वीट कर गृह मंत्रालय का शुक्रिया अदा भी किया है। उन्होंने लिखा है कि यह प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूं, जो चाहते उन हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचन का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी।
कंगना ने लास्ट में लिखा है जय हिंद। कंगना रनौत ने साफ तौर पे अमित शाह की तारीफ भी की और उन्होंने कहा कि वो चाहते तो कह सकते थे कि भाई अगर आपको भी लगता है कि मुंबई आपके लिए सेफ नहीं है तो फिर आप कुछ दिन बाद मुंबई चली जाइएगा, लेकिन अमित शाह ने उनको सुरक्षा दी। क्योंकि देखिए पूरा का पूरा ये मामला तब शुरू हुआ क्योंकि कंगना रनौत शुरू से ही इस मामले में शिवसेना को भी घेरती आई हैं, मुंबई पुलिस को भी घेरती आई हैं और कहीं ना कहीं शिवसेना में आदित्य ठाकरे को इस केस सुशांत केस से जोड़ने की कोशिश और तो सुशांत केस से जोड़ने की कोशिश होती रही है। उसके बाद कंगना रनौत ने शिवसेना से पंगा लिया, संजय राउत ने काफी खरी खोटी सुनाई, उसके बाद काफी वॉर चला, ट्विटर वॉर चला, लेकिन उसके बाद अब कंगना रनौत को सिक्योरिटी मिल चुकी है। अब बात करेंगे बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की, जो राज्यसभा से सांसद भी हैं। अब उन्होंने बीजेपी की आईटी सेल पर ही हमला बोला है। जी हां, बीजेपी की आईटी सेल पर ही बरसे हैं। ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि बीजेपी की आईटी सेल फर्जी अकाउंट बनाकर उन पर हमला कर रही है। बीजेपी की आईटी सेल बेकार हो चुकी है, कुछ मेंबर फर्जी आईडी बनाकर मुझ पर हमला कर रहे हैं, ऐसा आरोप सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से लगाया गया है। उन्होंने आगे ट्वीट में लिखा है कि अगर मेरे प्रशंसक ऐसा करने पर उतरे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। जैसे मुझ पर हमला करने के लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो साफ तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी हमलावर हो चुके हैं बीजेपी पर। बीजेपी की ही आईटी सेल पे उन्होंने हमले किए। देखिए इससे पहले भी अगर आप सुब्रमण्यम स्वामी का आप थोड़ा सा हिस्ट्री अगर निकाल के आप देखेंगे तो इससे पहले भी वो हमले करते रहे, बीजेपी में रह के बीजेपी की कई बार मुश्किलें वो बढ़ाते रहे हैं। तो बीजेपी के लिए ये नया नहीं है, लेकिन अब बीजेपी से भी इस तरह के आरोप, बीजेपी को इन आरोपों का जवाब देना होगा कि आखिर क्यों उनको बदनाम करने की कोशिश हो रही है और हो भी रही है या नहीं हो रही है, या क्या है सुब्रमण्यम स्वामी का ये ट्वीट बहुत कुछ कहता है। बीजेपी को भी अब इस पे साफ करना चाहिए। साफ तौर पे सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी पे हमलावर है, बीजेपी की आईटी सेल पर वो बरसे हैं और उन्होंने कहा है कि फर्जी अकाउंट्स बनाकर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को चेतावनी दे दी है कि अगर उनके समर्थक ऐसा करने पर उतरेंगे तो वो रोक नहीं पाएंगे। तो अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां विधानसभा का एक दिवसीय सत्र बुलाया जा रहा है। 14 सितंबर को एक दिवसीय सत्र बुलाया गया है। अरविंद केजरीवाल की जो कैबिनेट है उसने ये फैसला लिया है, कोरोना की गाइडलाइंस को देखते हुए ये पूरा सत्र होगा, काफी अहम होगा। देखिए इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा का सत्र हो चुका है, 3 दिन का सत्र था और यहाँ पे 14 सितंबर को एक दिन का सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में सरकार की तरफ से कोशिश होगी कि जो भी पेंडिंग बिल पड़े हैं उनको पास किया जाए। 14 सितंबर को एक दिवसीय विशेष सत्र होगा और इस सत्र को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, कैबिनेट में फैसला लिया गया है, जिसके बाद 14 सितंबर को ये कैबिनेट एक दिवसीय सत्र होगा। और इस सत्र में केजरीवाल सरकार की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जाएगा, विधानसभा के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, जो भी विधायक है वो थोड़ी दूरी पे बैठेंगे। तो साफ तौर पे 14 सितंबर को एक दिवसीय विशेष सत्र दिल्ली विधानसभा का बुलाया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान आया है। जीएसटी पर केंद्र सरकार के रवैये पे उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर केंद्र के पास पैसा नहीं है तो हम कहां से लेकर आएंगे। अमरिंदर सिंह ने कहा, मुझे बताया गया है कि जीएसटी भुगतान मिलने वाला है, तो केंद्र सरकार पर बरसे हैं अमरिंदर सिंह। अगर केंद्र के पास पैसा नहीं है तो हम कहां से पैसा लेकर आएंगे। अमरिंदर सिंह ने कहा, पंजाब को मार्च से जीएसटी का कोई बकाया नहीं मिला है। अमरिंदर सिंह की तरफ से ये कहा गया, ये बहुत बड़ा बयान अमरिंदर सिंह का। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, जीएसटी पर केंद्र सरकार के रवैये पे सवाल खड़े किए हैं और साफ तौर पे कहा है कि अगर केंद्र के पास पैसा नहीं है तो हम कहां से लेके आएंगे। जीएसटी का जो पैसा है इसको लेके ममता बनर्जी भी काफ़ी केंद्र सरकार पे बरसती रही हैं। पंजाब को मार्च से जीएसटी का कोई बकाया नहीं मिला है, अमरिंदर सिंह ने ये बात कही है। तो साफ तौर पे अमरिंदर सिंह ने कहा कि भैया उनको अब मार्च से जो जीएसटी का पैसा है वो नहीं मिला है। अब बात करेंगे उड़ीसा की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को जहां बड़ी कामयाबी मिली है, इस बड़ी खबर को हम आपको बता रहे हैं। उड़ीसा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन को बड़ी कामयाबी मिली है।
हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका परीक्षण किया गया है। डीआरसीओ ने उड़ीसा के बालासोर में एपीजे अब्दुल कलाम जो पूरी जगह है वहां पे इसका सफल परीक्षण किया है। तो अब बात होगी कोरोना की। देश में आज सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 90,802 नए कोरोना केसेस मिले हैं। सबसे ज्यादा जो रफ्तार है वो कोरोना की बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 90,802 नए कोरोना केसेस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 1016 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। लगातार कोरोना जानलेवा होता जा रहा है। अब तक 42,06,614 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 32,50,429 लोग कोरोना को मात देके ठीक भी हो चुके हैं। राहत भरी खबर यह है 31,682 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। डराते हैं ये आंकड़े, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि कोरोना को कंट्रोल किया जाए, लेकिन कोरोना की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और केंद्र सरकार की तरफ से भी कोशिश है कि तो अब बात होगी दिल्ली की, जहां लोगों को बड़ी राहत मिली है। जो पूरा लॉकडाउन था उसके बाद अनलॉक 4 में मेट्रो चल पड़ी है। हुड्डा सिटी सेंटर से समयपुर बादली के लिए आज रवाना हुई मेट्रो। पहली सुबह 7 बजे येलो लाइन पर मेट्रो रवाना हुई। हुड्डा सिटी सेंटर स्टेशन से पहली मेट्रो समयपुर बादली के लिए रवाना हुई। आज से 49 किलोमीटर के येलो लाइन पर जो मेट्रो है वो चलाई जा रही है। हुड्डा सिटी सेंटर से पहली मेट्रो समयपुर बादली के लिए रवाना हुई। तो दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी राहत है। 12 सितंबर से जो बाकी रूट हैं उस पे भी जो मेट्रो है वो चल जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए यात्रियों की भीड़ ना जुटे, इसकी पूरी तैयारी की गई है। मेट्रो स्टेशन पर सिर्फ 2 एंट्री और एग्जिट जो गेट है उनको ही खोला गया है। आपको बता दें कोरोना की वजह से मेट्रो का सफ़र लंबा होगा। सामान्य दिनों में जहां मेट्रो तो दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली में मेट्रो चल चुकी है। 12 सितंबर से सभी रूट पे भी जो मेट्रो है वो दौड़ेगी। बात होगी गोरखपुर की, जहां 300 बेड के कोविड अस्पताल का आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। 300 बेड के अस्पताल का सीएम योगी ने आज उद्घाटन किया है। गोरखपुर में तो सीएम योगी ने ये एक बड़ी सौगात दी। 100 बेड का आईसीयू और 200 बेड का ऑक्सीजन शामिल है। यहाँ पे बीआरडी के बाल रोग संस्थान में बना है 300 बेड का अस्पताल। कोरोना से लड़ने में सहायता मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब संबोधित किया इस उद्घाटन के बाद तो उन्होंने कहा कि साफ तौर पे जो कोरोना से जंग उत्तर प्रदेश लड़ रहा है, जो गोरखपुर लड़ रहा है, इससे काफ़ी जो है वो फायदा मिलेगा। तो 300 बेड के कोविड अस्पताल की सौगात आज गोरखपुर को मिली। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, ये दूसरा 300 बेड का यह नया कोविड हॉस्पिटल आज यहाँ पे लोकार्पित हुआ है। कोरोना के साथ ही गोरखपुर में हम लोगों ने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जो 200 बेड का था उसको कोविड हॉस्पिटल के रूप में यहाँ बनाया था। और यह गोरखपुर बस्ती कमिश्नरी का लेवल 3 का एकमात्र कोविड हॉस्पिटल था। आज हम इसे यहाँ पर 300 बेड और दे रहे हैं, इसका लोकार्पण किया है। शुरुआत में गोरखपुर में केवल एक ही यहाँ पर सुविधा थी। मात्र 200 बेडेड का जो हॉस्पिटल था उसमें 20 बेड ही आईसीयू के थे। उसको धीरे धीरे करके बढ़ा करके 70 बेड आईसीयू के किए गए। शेष 130 बेड आइसोलेशन बेड यहाँ पर पहले से थे। आज यहाँ पर 100 बेड हम
आईसीयू के देने जा रहे हैं और 200 आइसोलेशन बेड यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। इस प्रकार से काफ़ी गुना वृद्धि हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल में बेड्स की है। अब गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी से जुड़े हुए लोगों को और आसपास के लोगों को कोविड हॉस्पिटल में बेड्स की कमी नहीं पड़ेगी, या ये सुविधा दी जा रही है। दूसरा, यहाँ पर